जय हिंद दोस्तों, आ गए हैं आज हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग बात करेंगे कायिक प्रजनन या प्रवर्धन मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जिससे पहले हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में क्या समझा था, अलैंगिक जनन क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से अलैंगिक जनन जो है कंप्लीट होता है। तो जैसे मान लीजिए विखंडन हो गया, खंडन हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में मतलब अलैंगिक जनन के कितने पार्टों में जो है लैंगिक जनन कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे कि कायिक प्रजनन या प्रवर्धन क्या होता है, मतलब बेसिकली बोले तो व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो कि मतलब वास्तविक अगर हम देखें तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि ये एक जो है फार्मिंग के लिए मैक्सिमम यूज होता है इस जो है हम लोगों का जो ये सिस्टम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। तो ये इस वजह से ये इंपॉर्टेंट भी होता है और इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो हम लोग इसको जो है बिल्कुल एकदम आसान तरीके से समझेंगे और ज़्यादा कुछ जो है टफ चीज़ें नहीं रहेगी और बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे। तो आइए इसी को आज हम लोग समझते हैं। आइए जैसे देखिए कायिक प्रजनन या प्रवर्धन क्या है। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें कि कायिक, बिल्कुल आप डरिएगा मत, कायिक प्रजनन मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप समझिए। इससे चूँकि डरने की बात नहीं कि कायिक क्या हो गया, थोड़ा सा ऐसा लगता है जो है हिंदी के वर्ड्स में, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो इसका जो होगा कायिक मतलब होता है वेजिटेटिव। ठीक है, तो ये हम लोग का हिंदी का वर्ड काफ़ी अच्छा होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा कम लोग जान पाते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो देखिए जैसे जो कुछ पादप जैसे गन्ना, गुलाब या अंगूर आदि को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें गन्ना, गुलाब, अंगूर, इन लोगों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस होती है। क्यों, उसको भी बता रहे हैं क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो है सीड्स के द्वारा इनके न्यू प्लांट्स को ग्रो करना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनको उगाने के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती। इनको उगाने के लिए बीज की आवश्यकता होती नहीं और की भी नहीं जाती। ठीक है, और बीज द्वारा उगाए गए पादपों के अपेक्षा पुष्प व फल कम समय में आ जाते हैं। अगर हम बात करें आप किसी जो हम लोगों का ग्रेप्स है मतलब अंगूर है, इसको अगर हम लोग बेसिकली लेके बात करें, जैसे जो एक ग्रेप्स का हमने सीड्स ले लिया और एक ग्रेप्स का जो है स्टेम ले लिया। ठीक है, तो जो स्टेम है और जो सीड्स है दोनों को बिल्कुल समझ लीजिएगा। जैसे हमने सीड्स को जो है आज मान लीजिए कि लगा दिए, ठीक है, और उसी दिन उसी के बगल किसी सॉइल में हमने स्टेम को भी लगा दिया, ग्रेप्स के स्टेम को। तो अगर इनको बात करें तो पहले कौन सा जो है फ्रूट्स को टेक करेगा, मतलब फ्रूट को देगा, तो उसमें मैक्सिमम लोग और यही कहेंगे कि जो है स्टेम। और ये सच भी है, इसी वजह से ये फार्मिंग जो है सक्सेस है और इसको प्रोबेबिलिटी दी जाती है कि हम लोग स्टेम से ही वो चाहे गुलाब हो या गन्ना हो या अंगूर हो, इन तीनों को या फिर और जो है इससे रिलेटेड उसको स्टेम के द्वारा ही कंप्लीट किया जाता है। तो अब हम बात करें कि सीड से क्यों नहीं होता, क्योंकि सीड जब से ग्रो करेगा और वो स्टेम के लेवल तक पहुँचेगा तब तक जो हमारी स्टेम है ना वो और ग्रो करके अपना पूर्ण विकास करके वो फ्रूट्स देना चालू कर देगी। तो हो गया ना जल्दी फास्ट। इसी वजह से इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्टली जो है इसके पादप के किसी भी पार्ट्स को किसी स्टेम को काट के लगा दिया जाता है। तो फिर से देख लेते हैं, कुछ पादप जैसे गन्ना, गुलाब या अंगूर आदि को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का प्रयोग किया जाता है, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का यूज किया जाता है, क्योंकि इनको उगाने के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती और होती भी है तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और उसमें डिले भी होता है। ठीक है, और बीज द्वारा उगाए गए पादपों के अपेक्षा पुष्प व फल कम समय में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, जो हम उसके स्टेम को काट के जो है लगाते हैं। साथ ही ये पद्धति केला, संतरा, चमेली में भी लागू होती है। ये हम लोगों का बनाना में भी होगा और संतरा में होगा और चमेली में भी होगा, क्योंकि केला को मतलब अभी बताने का क्या, ये तो आप लोग बिल्कुल जानते हो कि केला एक जगह से जो है जैसे कहीं पे केला जो है तो उसके जो है एक प्लांट्स को निकाल के ले आके हम लोग दूसरी जगह लगा देते हैं, तो वो केला का प्लांट्स कितना जल्दी ग्रो करके और फ्रूट्स देने लगता है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें संतरा का भी, तो संतरा का भी जहाँ फॉर्मिंग होती है वहाँ पर मैक्सिमम नहीं 95% यूजेस जो हैं वो स्टेम के थ्रू ही होते हैं। अगर परसेंट में ना बोलें तो भी जो है
अधिकतर वो इसी तरह होते हैं, और चमेली में भी। तो अब देखिए जो हम लोगों का कायिक प्रवर्धन है इसके भी दो प्रकार हैं, बिल्कुल एकदम। इसके दो प्रकार किस वजह से हैं? एक तो जो है वो ऑलरेडी था, और एक ने जो है हम लोगों ने बनाया। मतलब हम लोगों का मतलब बताते हैं। एक कौन सा था? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, मतलब नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक कौन सा था? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, जो रियल में जो है उसको नेचर ने दिया। और एक ने मतलब ह्यूमंस ने उसको क्या किया? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो ये जो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ये ह्यूमन ने जो इसको समझ के और सर्च करके इसको जो है प्रोड्यूस किया। तो अगर अब हम यहाँ पे बात करें, जो इसके तो दो पार्ट्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, कायिक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और एक कृत्रिम जो है। तो इसमें जो प्राकृतिक है इसमें भी 3 पार्ट्स में जो है हम लोग इसको यूज करते हैं। तो जैसे जड़ों द्वारा, इसमें जड़ों के द्वारा मतलब बाई रूट्स भी होता है, पत्ती द्वारा मतलब बाई लीव्स भी होता है, और तने द्वारा बाई स्टेम भी होता है। तो जो स्टेम की बात कर रहे थे उसको भी समझेंगे, हर चीज़ें समझेंगे। तो जो हम लोगों का जड़े द्वारा होता है मतलब बाई रूट होता है, जिन जड़ों में भोजन, ठीक है, बिल्कुल एकदम समझ लेंगे आसानी से, कोई इशू नहीं होगी। भोजन संचय होता है मतलब स्टोर होता है। जैसे देखिए कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जिसमें जो है फूड और एनर्जी को क्या होता है, उनमें एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो फूड्स को स्टोर करती है, एनर्जी को। तो यही क्या कह रहा है कि जिन जड़ों में भोजन संचय होता है तथा जिन जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती हैं अनुकूल परिस्थितियों में, ये अपस्थानिक कलिकाएं पादपों का निर्माण करती हैं, जैसे शकरकंद, संतरा, पुदीना। अगर अब हम बात करें जो हम लोगों का स्वीट पोटैटो है, शकरकंद है, इसकी जो स्टेम होगी वो क्या करती हैं कि जब स्टेम से जो है ग्रो करके वो नीचे जो है सॉइल के अंदर शकरकंद बना देंगी, तो जो वो शकरकंद होगा वो क्या बोला जाएगा? वो रूट में आता है ना। वो किस में आएगा? जड़ों में आएगा, जड़ों में। तो जो जड़ है उसमें उसके जो हम लोगों का क्या है, शकरकंद, उसमें एनर्जी स्टोर हो गई है ना। जब उसमें एनर्जी स्टोर हो गई तो अगर उसी हम अगर बात करें शकरकंद को, आने वाले उसके टाइमिंग में अगर उसको फिर से लगा दिया जाए तो वही शकरकंद एक नया प्लांट बन जाएगा। समझ में गया ना? जैसे आलू भी लगाते हैं हम लोग, शकरकंद भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें किस में है? जड़ों द्वारा ही हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल उसमें समझ लीजिए। जैसे कि क्या करेंगे, उसमें नोट्स आएंगे और वहीं से जो है उसका प्लांट्स का वो आ जाएगा, ग्रो हो जाएगा। तो जिन पौधों में भोजन संचय करने की क्षमता होती है, ठीक है, जड़ों में, तथा जिन जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती हैं, अनुकूल परिस्थितियों में ये अपस्थानिक कलिकाएं पादपों का निर्माण कर लेती है। अनुकूल परिस्थिति मतलब जब इनका सीजन आता है, ठीक है, क्योंकि देखिए विदाउट सीजन तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट सब मैनेज हो रहा है अब। तो क्या करेंगे ये अब क्या बोलते हैं, जब इनका सीज़न आएगा तो उसमें ये ग्रो कर जाएंगी। अगर अब हम बात करें किसकी, सतावर में भी होता है। तो खैर सतावर पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा। और एक बात, जो पुदीना है, पुदीना भी जो है इसी तरीके से ग्रो करता है। अगर वो थोड़ा सा सूख भी जाता है और उसके जो रूट्स को अगर हम लोग फिर से लगा देंगे तो वो क्या करेगा, फिर से ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पत्ती द्वारा। ठीक है, तो जो पत्ती द्वारा होता है ये एक जो है ब्रायोफिल्म, ठीक है, ये क्या है, ब्रायोफिल्म होता है। प्लांट्सिया इसकी ये लीफ है। इसके बाद बिग्नोनिया, ठीक है, घाव पत्ता, ये 3 चीज़ें जो हैं और भी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली इसी को डिस्कस करेंगे। इनके पत्तियों के कटावों में अपस्थानिक, ठीक है, इनके पत्तियों के कटावों में अपस्थानिक कलियाँ होती हैं। जब पत्ती नमी व काली जगह पर गिर जाती है तो इन अपस्थानिक कलियों में से छोटे छोटे पौधे बनते हैं। मान लीजिए ये जो क्या है, ब्रायोफिल्म है, बिग्नोनिया है, और क्या बोलते हैं, घाव पत्ता। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जब मान लीजिए ब्रायोफिल्म का कोई पत्ता जो है वो क्या करेगा, गिर गया। ठीक है, कहाँ पे गिर गया, चूँकि देखिए गिरने का स्थान भी होना चाहिए अच्छा। अगर वो बिल्कुल एकदम जो है जहाँ पे सॉइल जो है बिल्कुल एकदम बेकार है, डिस्ट्रॉय, वहाँ पे प्लांट ग्रो ही नहीं कर सकते, तो वहाँ गिरने से उसका क्या प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर कहाँ पे, नमी वाली जगह पे, जहाँ पे हमारी जो सॉइल है जो वेजिटेबल्स के लिए परफॉर्मेंस करती है, उसको जो एनर्जी देती है, वहाँ पे अगर वो पत्ता गिर गया तो वो ग्रो कर जाएगा और एक नया प्लांट बना लेगा।
ठीक है। तो बिल्कुल अगर पत्ते द्वारा हम पूछें, इसको लिखना भी हो तो इसी तरीके से लिखिएगा, ब्रायोफिलम बिग्नोनिया, ये घाव पत्ता, इनके पत्तियों के कटावों में अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं। मतलब जैसे इनमें अगर हम बात करें जो थोड़े थोड़े कटाव होते हैं, वहाँ से एक नए स्टेम को निकलने के लिए जगह होती है। तो वहीं स्टेम के जगह से जब ये पत्ता गिर जाएगा सॉइल पे और गीली मिट्टी पे, तो ये वहीं से ज़मीन से जो है एनर्जी लेके वहाँ से नए प्लांट का निर्माण कर देंगे। फिर वो नया प्लांट क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। तो इसी तरीके से पत्ते द्वारा क्या हो जाएगा, इसमें जनन हो जाएगा। ठीक है। अगर अब हम बात करें तने द्वारा, हमने क्या समझा, जड़ों द्वारा, पत्ते द्वारा, और अब बात करेंगे तने द्वारा। भाई तने द्वारा कैसे होता है, जो उसका जो तना है, स्टेम है, उससे कैसे हो जाता है, तो उसको भी बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। जिन तने में भोजन संग्रह होता है उनमें पर्व संधियों पर अपस्थानिक, ठीक है, अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती हैं। ये पर्व संधियां नए नए पादपों का निर्माण करती रहती हैं। ठीक है। अगर जैसे हम लोग बात करें कि जो स्टेम है, तो स्टेम में आप लोग जो है सभी को खैर ये तो मालूम होता है, जैसे ये स्टेम है कोई भी, तो इस स्टेम में जैसे ये स्टेम रही, तो इस स्टेम में क्या होता है, यहाँ से आप देखेंगे दोनों साइड से एक यहाँ से इसके जो है न्यू स्टेम्स के लिए ग्रो करने के लिए जगह, मतलब वहाँ से निकलता है एक, उसके ऊपर से ये फिर बाएं से फिर ऐसे दाएं से करके होता है ना, वही चीज़। जब देखिए क्या बोलते हैं, तने द्वारा जिन तने में भोजन संग्रह होता है, खैर तने में तो एनर्जी स्टोर होती है, भोजन संग्रह होता है, और जब वो क्या करेंगे सॉइल को पाएंगे, तो उनका कनेक्शन डायरेक्ट जो है प्लांट से, जिस प्लांट से वो कनेक्ट थे, जो उनका जनक प्लांट था, जब उससे रिमूव हो जाएंगे और जब वो सॉइल में चले जाएंगे, तो वो डायरेक्ट सॉइल से एनर्जी लेंगे, क्योंकि वो पहले कहाँ से लेते थे, प्लांट से। फिर वहाँ से लेके उनका जो क्या था, अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, जहाँ से नए प्लांट्स को निकलने के लिए जगह होती हैं, यहाँ से मान लीजिए है, तो वहाँ से वो नया प्लांट्स ग्रो कर जाएंगी। तो इसी तरीके से तने द्वारा भी क्या हो जाएगा, इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर अब हम बात करें कृत्रिम की, तो ये जो है इम्पोर्टेंट भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी। अब देखिए जो मतलब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें, मतलब कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की, तो इसमें क्या हो जाएगा, कलम लगाना, ठीक है, बाई कटिंग, मतलब किसी प्लांट को कट करके उसको लगाना और फिर उससे न्यू प्लांट्स का बनाना। तो जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें संतरे की, तो वो इसी में हो रहा है। ठीक है। जो संतरे में नए प्लांट्स बन रहे हैं, किसी संतरे के स्टेम से उसकी कटिंग को करके, तो समझते हैं कलम लगाना मतलब बाई कटिंग। इन विधि में अच्छे विकसित, ठीक है, परिपक्व पादपों को काटकर भूमि में दबा दिया जाता है, और इन शाखाओं पर कुछ कक्षस्थ कलिकाएं का होना आवश्यक होता है, जैसे गुलाब, गन्ना, गुड़हल आदि। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे क्या होता है कि इस विधि में अच्छे परिपक्व परिस्थिति हुए पादपों को, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट जो है, कोई पादप है, मान लीजिए मैं संतरे को ही समझता हूँ, अगर वो खुद ही अच्छा नहीं है, वो खुद ही परिपक्व नहीं है, तो जो उसकी स्टेम होगी वो थोड़ा सा वीक होगी, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। इसमें मैक्सिमम यही कहा जाता है, अगर हम लोग अच्छा प्लांट लेंगे तो जो हम लोगों का सीड्स होगा, जो प्लांट्स होगा, वो भी हेल्दी होगा। इसी वजह से बोला जा रहा है कि इस विधि में अच्छे विकसित, मतलब विकसित हो वो, मतलब है भी प्लांट्स, मतलब उसके हिसाब से विकसित हो, और वो क्या हो, परिपक्व हो, मतलब वो मैच्योर हो। ठीक है। तो पादपों को काटकर फिर जैसे मान लीजिए ये प्लांट्स है, तो इससे इसके स्टेम्स को जो है हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे, जो है थोड़े थोड़े फिट के। उसके बाद उस कट को क्या करते हैं, फिर इन शाखाओं को कुछ कक्षस्थ कलिकाओं का होना आवश्यक है। कक्षस्थ कलिकाओं का मतलब वही जो हमने यहाँ पे बताया। मान लीजिए हमने ये स्टेम काटा है, तो इस स्टेम में हम लोग देखते हैं ना, स्टेम में क्या होता है, इधर से ऐसे रूट्स, मतलब नए स्टेम्स निकलेंगे, ऐसे ऐसे, है ना, दोनों तरीके से, तरफ से। तो उनका होना क्यों ज़रूरी होता है, क्यों, मान लीजिए अगर हमने ये मान लीजिए अगर हमने इसको जो है, ये हमारी स्केल है, और ये मान लीजिए हमने इतनी बड़ी स्टेम ले ली, ठीक है, कटिंग कर ली है। अब इस स्टेम को अगर मान लीजिए हमने इतना गाड़ दिया, ठीक है, अगर इतना गाड़ दिया, अगर इतने ऊपर हमारे क्या नहीं होंगे, तटस्थ कलिकाओं का होना आवश्यक है। मतलब जब यहाँ से न्यू स्टेम को निकलने के लिए कोई जगह ही नहीं होगी, तो उस प्लांट्स को जो है नए
क्या बोलते हैं कक्षस्थ को बनाने के लिए टाइम लग जाएगा, और उस टाइम में जब तक उसकी लीफ नहीं निकल पाएंगी तो उसको जो है फोटोसिंथेसिस में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो हम लोगों की कटिंग वाली प्लांट्स होती हैं जिसमें हम कटिंग लगाते हैं उसमें ये होता है कि 10 से 15 दिन के अंदर अगर उसमें लीफ आ जाती हैं तो उसको जो है ग्रो करने में ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि जब लीफ आ जाएगी तो उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बढ़ जाएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बढ़ेगा तो वे एनर्जी और जल्दी से ले पाएंगे और प्लांट्स को ग्रो कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब यहाँ पे जो है मान लीजिए ये स्टेम ग्रीन है तो थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस करता है, ग्रीन की वजह से क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, बट अगर उसमें लीफ आ जाती है तो ज़्यादा जल्दी हो जाता है। इसी वजह से इसमें जो है कक्षस्थ होना जरूरी होता है जिससे वो अपने स्टेम्स को निकाल सके, ठीक है, तो उसका होना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। इसी प्रकार क्या होता है, जैसे इसमें क्या हो जाएगा गुलाब हो जाएगा। हम लोग गुलाब जो रोज़ फॉर्मिंग होती है उसमें क्या करते हैं, कोई उसके सीड्स को थोड़ी नहीं लगाता, बस किसी जो है किसी दूसरे खेत से क्या करेंगे, गुलाब को जो है उसके अच्छे अच्छे जो है स्टेम को कट कर लेंगे और किसी दूसरे खेत में लगा देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे बताया कि इसमें गुलाब में, गन्ना को तो खैर मैक्सिमम लोग जानते हैं गन्ना कैसे लगता है, उसके एक एक गांठ को जो है काट के उसको लगा देते हैं, क्योंकि उसके गांठ पे जो है क्या होता है कक्षस्थ होते हैं, कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं जो वहाँ से निकल के जो है अपना लीफ बनाता है। उसी के तरीके से गुड़हल में भी होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके उदाहरण हैं। अब हम बात करें, ये हमारा क्या हो गया, कलम लगाना, ठीक है। तो कलम लगाना मतलब बिल्कुल फिर से एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा बोरिंग मत समझिएगा। मान लीजिए किसी स्टेम को काट लिए, उसको बिल्कुल उस जो स्टेम काटे उसमें ध्यान देना ये की बात यह है कि उसमें और स्टेम्स निकलने के उसमें दिखते हैं, तो वहाँ से ऐसे ऐसे जब दिखते हैं तो वो थोड़े से होने चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी स्टेम को काट लें और उसको सॉइल में लगा देंगे और उसमें हम रेगुलर अगर जो है नमी बनाए रखेंगे तो वहाँ से जो है न्यू प्लांट्स का ग्रो हो जाएगा। अगर अब हम बात करें दाब लगाना, ठीक है, तो मतलब बाई लेयरिंग, तो ये क्या होता है, वह पादप जिनकी शाखाएँ कठोर होती हैं, सरलता से कलम के रूप में प्रवर्धित नहीं हो पाते हैं, जिसमें इन पादपों के कुछ भाग को छीलकर भूमि में दबा देते हैं, जैसे नींबू, चमेली, अंगूर, ठीक है। अंगूर तो खैर जो है उसको ऐसे भी लगाया जा सकता है, लेकिन ये जो बताया जा रहा है दाब लगाना मतलब जैसे मान लीजिए कि क्या हुआ, यहाँ पे हमने बताया चमेली, अगर ठीक है अगर हम लोग यहाँ चमेली लें तो मैक्सिमम ये चमेली और नींबू में भी यूज होता है, बट नींबू का भी अधिकतर जो है कटिंग से ही यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे है तो उसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि जो चमेली होता है उसकी लिप्स जो है थोड़ी सी मूवेबल ज़्यादा होती हैं, तो क्या करेंगे उसको दाब लगाएंगे। मतलब दाब लगाना मतलब समझिए उसको मिट्टी में दबाना। मान लीजिए जैसे झाड़ी के जैसे होता है ना वो चमेली का पेड़, तो वो मूवेबल होते हैं, तो उसको क्या करेंगे एक को दबा के ऐसे करके यहाँ पे उसको मिट्टी से दबा देंगे। ये कहाँ से कनेक्ट हो गया, ये उसके प्लांट से, मेन जनक प्लांट से कनेक्ट है, यहाँ पे मिट्टी से दबा दिए और यहाँ से फिर से ज़मीन से बाहर निकाल दिए, तो जो ये दबा है इसका उसका लेयर जो है उसको क्या करेंगे, छील देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जब ऐसे निकला भी है, इधर इससे भी कनेक्ट है, तो इससे भी एनर्जी इसको जाएगी, बिल्कुल समझिएगा। उसके जनक प्लांट से भी उसको एनर्जी मिलेगी, और कहाँ से मिलेगी, सॉइल से कनेक्ट हो गया तो सॉइल से भी मिलने लगेगी। फिर वहीं से जहाँ जो उसको सॉइल से कनेक्शन मिल रहा है, सॉइल से एनर्जी मिल रही है, वहाँ से रूट जो है उसका बनना शुरू हो जाएंगे। जब रूट मैच्योर हो जाएगा और रूट के हिसाब से अगर वो प्लांट ग्रो करना शुरू कर देगा, तो यहाँ से क्या करेंगे उसको कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे तो जनक प्लांट से अलग हो गया, फिर यहाँ से निकाल के उसको हम दूसरी जगह लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दाब लगाना, मतलब किसी के लीफ को दबा के ज़मीन में और थोड़ा सा बाहर निकाल देना, तो वहाँ पे क्या होंगे, जड़ें क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि सॉइल से कनेक्शन में आ गया। और जो हम लोगों का जाइलम होता है वो जो सॉइल से कनेक्शन में आ जाएगा तो वहाँ से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसका काम ही यही होता है। फिर जब वहाँ से एनर्जी लेगा तो वो जब वहाँ से एनर्जी पाने लगेगा तो उसका प्लांट से कनेक्शन थोड़ा थोड़ा कम होगा, फिर हम लोग मैक्स पूरा कम कर देते हैं, मतलब काट के निकाल के दूसरी जगह लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दाब लगाना। तो अब देखिए एक और है पैबंद लगाना या फिर रोपण, मतलब बाई ग्राफ्टिंग करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनमें निम्न या अशुद्ध जाति के तने को तिरछा काट दिया जाता है, जिसे स्कंद मतलब स्टोक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे अशुद्ध जाति के मतलब जो थोड़ा सा ऐसे ग्रो नहीं कर पाते हैं, जिनको स्टेम से ही एनर्जी चाहिए, मतलब जो सॉइल्स में अगर लगा दे तो वो एनर्जी नहीं अच्छे से ले पाएंगे और ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए जो ये हमारा है, ये हमने किसी एक प्लांट्स को लिया,
ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम ज़मीन पे नहीं लगाएंगे। मान लीजिए ये हमारा जनक प्लांट है, तो इसमें हम किसी जनक प्लांट के लीफ को ऐसे कट करेंगे, ठीक है, वी शेप को उसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। हमने जनक प्लांट को वी शेप से कट किया, और जिस प्लांट को इसमें मतलब ग्राफ्टिंग करना है उसको भी वी शेप में ही काटेंगे, मतलब ऐसे, जैसे ये है ऐसे वी शेप में क्या करेंगे, काट लेंगे। अब देखिए ये वी शेप में कट गया, वी शेप में वो भी है, दोनों ऐसे रख के इसमें सटा देंगे, और उसके बाद इसमें यहाँ पे जो है हम लोग कपड़े से या फिर पॉलीथीन से अच्छे से कवर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट्स और ना हो पाए। और ये जब कनेक्ट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, जो जनक प्लांट है यहाँ से इसको एनर्जी देगा, ठीक है, क्योंकि जाइलम फ्लोएम दोनों अटैच हो जाएंगे, इसका जाइलम और इसका जाइलम, इसका फ्लोएम उसका फ्लोएम, तो अटैच हो जाएंगे। तो ये जनक प्लांट क्या करेगा, इसको एनर्जी दे देगा उस वाले को, और फिर वो एनर्जी लेके, उसमें भी ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कक्षस्थ कलिकाओं का होना आवश्यक है, क्योंकि वहीं से प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो स्टेम में ये होना जरूरी होता है। तो इस वजह से इसमें जब ये रहेगा तो ये इसको एनर्जी दे देगा और ये फिर ग्रो करेगा। उसके बाद जब ये ग्रो करेगा तो यहाँ से हम यहाँ पे दूसरा प्लांट भी लगा सकते हैं। नीचे कोई दूसरा स्पीसीज का प्लांट है और ऊपर दूसरा लगा देंगे, तो ये इसके हिसाब से फल देगा, ना कि इसके हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ्टिंग हो जाता है। इसी वजह से जो है इसको ग्राफ्टिंग में रखा गया है। तो देखिए ये चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया कि कायिक प्रजनन या प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। इसके दो प्रकार हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। और प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में क्या आता है, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, तीनों हम लोगों ने समझ लिया है। और इसमें कृत्रिम में क्या होता है, कलम लगाना, दाब लगाना और पैबंद लगाना, मतलब ग्राफ्टिंग करना। तो अब देखिए इसके हम लोग क्या समझेंगे, जो हमारा कायिक प्रवर्धन है इसके प्रॉफिट मतलब लाभ क्या हैं और इसकी हानि भी क्या है, जो थोड़े से साइड इफेक्ट हैं, अनयूजफुल है, जिससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसको भी समझेंगे। तो इसको तब तक आप लोग जो है नोट कर लीजिए और शॉर्ट करके इसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग अब क्या समझेंगे, कायिक जनन के लाभ मतलब एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर इसकी बात करें तो जो इसके लाभ क्या हैं, क्यों जो है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज में हो रहा है नेचुरली और आर्टिफिशियली भी, मतलब ह्यूमन के द्वारा भी और जो है क्या बोलते हैं प्रकृति के द्वारा भी। तो इसको हम समझते हैं, इस विधि द्वारा कम समय में पादप विकसित किए जा सकते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो इसमें कम टाइम में जो है किसी प्लांट्स को ग्रो कराया जा सकता है कंपेयर टू सीड के थ्रू, ठीक है। अगर किसी प्लांट को हम सीड से ग्रो कराने में मैक्सिमम 6 मंथ अगर लगा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बोलते हैं कि 3 मंथ में ये जो है अपना पूरा जो है मैच्योर हो जाएगा 4 मंथ में, ठीक है। तो ये उससे थोड़ा फास्ट हो जाएगा, जिस वजह से इसको प्रोबेबिलिटी दी जाती है, ठीक है। तो इस विधि से उत्पन्न नए पादप मात्र पादप के समान होते हैं। मतलब जो ये विधि है, इससे जो भी प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे, सेम अपने पेरेंट्स से मतलब अपने जनक से मिलते रहेंगे, ठीक है, कोई भिन्नता नहीं पाई जाएगी। तो इसमें कायिक द्वारा अनुपयोगी जंगली प्रजातियां क्या होते हैं, उपयोग में लाई जाती हैं। जैसे इस विधि के द्वारा जो जंगली प्रजातियां हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो अगर अब हम बात करें, अनेक पादपों में सामान्यतया कायिक जनन ही संभव होता है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव नहीं होता। जैसे मान लीजिए केला में, बांस में, इलायची में आदि में। बांस को अगर हम लोग समझें तो बांस में हम सीड का तो यूज नहीं होता, उसमें बांस को जो है इसका जो है एक जड़ ही लगाया जाता है, ठीक है। तो अगर अब हम बात करें केला का भी हम लोग जानते हैं पादपों में वांछित लक्षण बने रहते हैं, ठीक है। तो अगर अब हम बात करें कायिक जनन की हानियां, ये क्या हो गए, इसके लाभ हो गए। लाभ ये है कि ये कम समय में अच्छा फ्रूट्स और फल दे सकता है, मतलब ग्रो कर सकता है, परफॉर्मेंस कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। दूसरी बात ये रही कि ये जो है अपने जो है पेरेंट्स से, जनक से पूरा मिलते जुलते रहेंगे। और तीसरी बात ये है कि अनुपयोगी जंगली प्रजातियों को क्या बोलते हैं, उपयोग में इस विधि से हम लोग ला सकते हैं। और उसके बाद सामान्यतः यह क्या होते हैं, कायिक जनन जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, इनमें संभव ही नहीं होता। तो इस तरीके से ये हो गया। अगर अब हम समझे जो है इसकी हानियाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार के पादपों में नए गुण, ठीक है, नए गुणों का विकास नहीं होता, ठीक है। इसमें नए गुणों का विकास नहीं होगा बिल्कुल। इसको
दिमाग में रखना, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी स्टेम से हम लोग न्यू प्लांट्स को बना रहे हैं तो जो नेचर उस स्टेम में होगा सेम वही चीज़ उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से चांसेस नहीं होते कि इनमें भिन्नताएं आए, ठीक। तो अगर अब हम बात करें कायिक जनन से कुछ पीढ़ियों को पादपों की प्रजनन क्षमता कम होने लगती है, कम हो जाती है। मान लीजिए इसमें क्या होता है कि जैसे 2-4 पीढ़ियों में जो है उनकी रिप्रोडक्टिव पावर जो है मेंटेन है, लेकिन आने वाले कुछ और पीढ़ियों में ना वो डिक्रीज होने लगती है। ये इसके जो है क्या है, डिसएडवांटेज हैं, ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद जो है इस जनन के कारण नई जातियाँ उत्पन्न नहीं हो पाती, क्योंकि जब सेम वही कॉपी होके न्यू प्लांट्स बन रहे हैं तो भिन्नता की तो कोई आशा की नहीं जा सकती, क्योंकि जब सेम चीज़ें हैं तो उसमें कैसे हम लोग भिन्नता कर सकते हैं। तो इसमें नई प्रजातियों की उत्पन्न होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये जो है लेक्चर समझ में आ हो गया। और इस लेक्चर के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम लोगों का, उसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो आई होप कि ये लेक्चर समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।